हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो है आज देखेंगे, आज सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या है, समास क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। समास को हम लोग पहले समझ लेते हैं, समास होता क्या है। यदि इसको परिभाषा लिखने को आए, दो या दो से अधिक पदों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उनका अर्थ या उनका जो है भाव निकल के आता है, तो वो क्या हो जाता है, समस्त पदों का अर्थ एक हो जाता है। ठीक है, जैसे राजमहल, राजा का महल। ठीक है, जैसे कि राजा का महल। दूसरा हम क्या समझेंगे, देशभक्ति। देश के लिए जो भक्ति होती है वो देशभक्ति कहलाती है। तो इसका बेसिक अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। दो या दो से अधिक पदों का जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसका अर्थ या जो है उसका भाव जो है एक सार्थक शब्द बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। देखिए, समास को हम लोग यदि कहें तो सम धन आस, इसका अर्थ क्या होता है, सम धन आस धातु से मिलकर बनता है। और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है अव्ययीभाव, अव्ययी भाव, अव्यय होते हैं इसमें। दूसरा हमारा तत्पुरुष होता है, फिर द्वंद्व समास होते हैं, फिर बहुव्रीहि समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, छठा हमारा द्विग समास होता है। तो इनकी अलग अलग हम जो है इनको कोशिश करेंगे, परिभाषा सहित जो है समझने की कोशिश करेंगे और उसके उदाहरण में समझने की कोशिश करेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो यदि हम पहले समझें कि अव्ययी भाव क्या होता है, देखिए पहले तो उससे पहले हम दो चीज़ सीख लेते हैं कि समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2। एक होता है प्रथम पद, पहला हमारा जो पहला पद को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद। जो हमारा प्रथम पद होता है इसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, और जो द्वितीय पद होता है ये हमारा उत्तर पद होता है। क्या है, उत्तर पद। 2 चीज़ें हमको समझ लेते हैं कि ये हमारा इसमें पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और द्वितीय पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि समास जो उसके विग्रह होता है, जैसे हमने आपको बताया राजमहल, क्या बताया, राजमहल। इसका विग्रह क्या हम अगर करेंगे, राजा का महल, राजा का महल, उसको क्या बोलते हैं, राजमहल बोलते हैं। तो अब हमारा आता है अव्ययी भाव। देखिए अव्ययी भाव जो है जिसका कि प्रथम पद, अभी हमने बोला ना प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब होता है पूर्व पद। पूर्व पद एक अव्यय होता है, पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो कि जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसी आपकी जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार। यथा रुचि, जैसी आपकी रुचि हो। देखिए यथा शब्द क्या होता है, यथा शब्द हमारा पूर्व हो गया, और इसके जो अर्थ के अनुसार यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा हमारा आ जाता है प्रतिदिन। दिन, देखिए प्रति मतलब एक, दिन दिन, दिन दिन। यथा मति, मति के अनुसार। आ जन्म, आ हमारा लगे अव्यय। देखिए इनमें सब में ये क्या है, अव्यय। जब अव्यय शब्द आता है तो वो प्रथम पद प्रधान कहलाता है। प्रथम पद में क्या होगा, पूर्व पद होगा। पूर्व पद यानी जो पहले का पद होता है, जैसे हमने आपको पढ़ाया था उपसर्ग और प्रत्यय। तो जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, पहले आते हैं, प्रत्यय हमारे बाद में होते हैं। तो जो उपसर्ग हैं वो हमारे क्या है, आ जन्म, यथा शक्ति, यथा बल, बल के अनुसार। आ अनजाने मतलब बिना जाने। तो ये शब्द जब हम उदाहरण के रूप में समझेंगे तो इससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और हमें उस समास को पहचानने के लिए जो है हमको ये पता चल जाता है कि ये समास किस समास के अंतर्गत आता है। तो यदि हम इनको देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये हमारे अव्ययी जो है समास आते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे इसी के जो है तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तत्पुरुष समास होते क्या हैं, तत्पुरुष समास को इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको जो है किस तरीके से समझा जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो देखिए अब उसी के आगे हमारा जो है होता है तत्पुरुष समास। देखिए पहले हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव क्या होता है। तो अव्ययी भाव हमारा जिसका प्रथम पुरुष प्रधान होता है और उसके साथ साथ में प्रथम पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब पहले का पद आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैसे यथाशक्ति, यथा रुचि, प्रतिदिन। तो उसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हमने उदाहरण में बताया, उसका अर्थ निकल के आता है। अब हम देखेंगे, देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने के लिए इसको जो है हम लोग पहले देखेंगे कि इसका कौन सा प्रथम पुरुष है, दूसरा जो है और उत्तर पद। उत्तर पद मतलब जो बाद वाला द्वितीय पद होता है, प्रथम पुरुष को पूर्व पद कहते हैं। तो जिसका कि पूर्व पद आपका अव्ययी भाव में था, इसका क्या होगा, उत्तर। उत्तर का मतलब द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद हमारा प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष प्रधान, तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए जो प्रधान की बात आई कि उसमें प्रधान क्या होता है, प्रधानता क्या होती है, जैसे कि हमारा कोई शब्द है, उस शब्द को पहले वाला शब्द दो शब्दों के मेल से या दो उनके मेल से हमारा जो है पद बनता है। तो जो पूर्व वाला पद होता है और दूसरा हमारा जो है उत्तर का पद होता है। तो पूर्व और उत्तर पद, इसकी प्रधानता दी जाए, यहाँ पे इसकी प्रधानता दी जाती है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को जो है प्रधानता दी गई है। फिर यहाँ पे क्या दी, प्रयोगशाला, प्रयोग करने के लिए शाला। तो जिसका कि उत्तर पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तत्पुरुष प्रधान होता है। इसमें एक चीज़ देखिए, हमने जो आपको कारक बताया है, तो कारक में आपको हमने 8 कारक बताए हैं। तो जो है कर्ता ने, जैसे कर्ता ने हमने आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ठीक है, संबंध का की रे, संबोधन, संबंध बनाया, फिर उसके बाद अधिकरण में या पर बताया। तो जो संबंध और अपादान होते हैं, उन सब पहला हमारा जो है कर्ता को छोड़कर और संबोधन को, इसमें 6 चीज़ें आपकी जो कारक के रूप में होती हैं, ये कर्ता ने। अब कर्म को, से, में, पर, का की रे, रारी रे रे, ये शब्द जब आते हैं इनके बीच में, देखिए का आया, का करने के लिए, अब यहाँ के लिए आया। तो इस तरीके से जब ये पर आएगा, में आएगा, जब ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है, बीच में आ जाते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या है, तत्पुरुष प्रधान हमारा कहलाता है। अब तीसरा हमारा जो है हम बात करेंगे कि द्विगु समास क्या होते हैं। देखिए द्विगु समास, प्रथम और उत्तर को छोड़ दीजिए, तो जो प्रथम पद का जो प्रथम पद है, ठीक है, इसकी जो विशेषता बताता है। जैसे कि पहला प्रथम पद क्या, देखिए त्रि है, इसमें सत है, इसमें नौ है, ये क्या है, हमारे प्रथम पद है। इसमें क्या है, ये पंच है। तो जब दोनों चीज़ें मिल गई तो पंचमणि, यानी 5 मणि, 5 चीज़ों से जो बनी होती है। नवरात्रि यानी 9 रात्र, ठीक है, शताब्दी 100 साल, ठीक है, त्रिकोण, 3, त्रिक मतलब 3 कोण वाला, चौमासा यानी जो चौथे मास, ठीक है, चौथे जो मास होता है, चौमास। तो इसी तरीके से जब किसी चीज़ की संख्या जब हमको व्यक्त की जाती है, वो आपको उदाहरण में देगा कि बताइए कौन सा समास है। तो जब आपको ये संख्या नज़र आए और इसका अर्थ वही रहता है, अर्थ बदलेगा नहीं। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, यदि हमारा त्रिलोक करेंगे तो कहें त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के नाथ को हम क्या कहेंगे, शंकर कह देते हैं। तो उसका अर्थ बदल गया, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ नहीं बदला, आपका वही चीज़ रहता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। अभी हम आगे बताएंगे जब आपको, तो उसमें देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि ना प्रथम ना उत्तर, वो उन शब्दों की विशेषता ना बताकर एक नया शब्द, जब नया शब्द बन जाता है तो क्या कहलाता है, हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है।
अभी इनके जो है आप देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। देखिए बच्चों, उसी की आगे हम देखते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने 3 समास आपको बता दिया था, तो इन 3 समास में अगर हम देखेंगे कि अगला क्या है, अगला हमारा द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास में ऐसा समास, द्वंद्व नाम ही है दो द दोनों, ठीक है, द्वंद्व नाम से ही दोनों होता है। द्वंद्व मतलब दो, दोनों, दोनों पद जिसके क्या होते हैं प्रधान। प्रधान का मतलब ये होता है उसकी ज्यादा वरीयता ये जाती है, तो उस शब्द में वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों शब्द की इम्पोर्टेंस है, दोनों पद का महत्व है। यदि एक पद रहेगा तब उसका कोई नहीं, ये दोनों पद रहते हैं तो इन दोनों पदों का क्या होता है, महत्व होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है, रात और दिन, रात और दिन, माँ और बाप, खरा खोटा, पाप पुण्य। तो ये शब्द जब दिए जाते हैं तो इन शब्दों से हमको क्या बताना रहता है, इन शब्दों से आपको समास को पहचानना है कि ये किस समास के अंतर्गत आता है। जैसे माँ बाप या माता पिता, क्या लिखेंगे, माता पिता। तो जब ये माता पिता रहे, देखिए माता पिता, तो इन दोनों शब्दों में क्या होता है कि दोनों शब्द क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। तो यदि देखिए माँ है तो पिता भी है, अन्न है तो जल भी है, तो एक दूसरे के साथ ये दोनों प्रधानता होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसमें क्या कहलाता है, हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि 5वें नंबर पे ये हमारा चौथा है, 5वें नंबर पे हमारा आता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि हमने बताया था इसके पहले समास में कि यदि हमारा जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर कोई नया पद प्रधान बन जाता है, नया शब्द विशेष का कार्य करने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास होता है। देखिए त्रिलोकी यानी तीनों लोक पर जीतने वाले, अर्थात कौन होगा ना, शंकर, तीनों लोक की विजेता। लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो, वो क्या कहलाता है, गणेश जी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा कई सारी चीज़ें हैं, उन शब्दों का अर्थ जब हमको कोई नया शब्द मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। यदि अर्थ नहीं निकलता है, यदि अर्थ नहीं निकलता, उसका नया शब्द नहीं बनता है, तो वो शब्द जो है इसके पहले हमने समास में बताया है, उसको आप देख सकते हैं कि वो हमारा समास किसके अंतर्गत आता है। हमें उन वाक्यों, उन शब्दों को पढ़कर जानना होगा कि ये समास किसके अंतर्गत आता है। यदि हम उसको समझ जाएंगे तो हम ये जानते हैं कि वो हमारा वाक्य के जो भी हमारा शब्द दिया रहता है, उन शब्दों को हम समास के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे मालगाड़ी, ठीक है, माल को ढोने वाली गाड़ी को मालगाड़ी कहते हैं, तो ये कर्म के हिसाब से बना है। जैसे इनमें जातियों का भी जो है उल्लेख किया गया है, जैसे कि लुहार या स्नानघर या डाकघर या चिड़िया मारने वाला चिड़ीमार। तो जैसे चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार रहता है, कोई भी कर्म करने वाला उसको क्या बोलते हैं, कर्म धाराय समास होता है। जैसे इसमें प्रथम पुरुष ना प्रधान होके इसमें उत्तर पुरुष प्रधान होता है, जो बाद में उसके कर्म को करने वाला ही जो है उसका प्रधान कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जो है समास के जो है प्रकार को समझा, उनकी परिभाषा, उदाहरण, इससे ये जो है आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस प्रकार से इन वाक्यों को पहचान सकें। और अधिक जानकारी के लिए अपनी आप पाठ्य पुस्तक से जो भी दिए गए हैं उनको आप जब इस वीडियो को देखने के बाद रिवीजन करेंगे तो उससे आपको ये मिलेगा कि हाँ, ये चीज़ें इसके अंतर्गत हमको मिली हैं। धन्यवाद।